नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंगर और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हार्ट अटैक की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे 10 उन तरीकों के बारे में, उन मेथड्स के बारे में जिससे हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। मतलब हम ऐसा क्या करें कि हार्ट अटैक हो ही ना। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, इसलिए हमने इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। तो पहले पार्ट में हम 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे और इसके बाद हम दूसरे वीडियो में 5 पार्ट्स को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे की वीडियो का भी नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हार्ट अटैक को रोकने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, वो है अपने आहार को नियंत्रित करना। क्योंकि हम क्या खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, डायरेक्टली ये अफेक्ट करता है हमारे शरीर में कि ये हमारे शरीर में किस तरह से हार्ट अटैक को रिस्क को बढ़ाता है। क्योंकि आहार के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक जनरल अपनी जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि जिन लोगों को भी हमने स्पॉट किया जिसको हार्ट अटैक आया, उसके पीछे की अगर हम लाइफ स्टाइल में जाके देखते हैं, तो अगर मैं करीब 30-40 लोगों का अगर एक डेटा में बात करूं, तो लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो फूड लगभग 2-4 को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो फूड लगभग सभी का खराब रहा है। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि डाइट में हमको 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के पहले हम बता दें कि हमको अगर हार्ट अटैक को रोकना है तो हमको क्या खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो चीज़ें हमको खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो नंबर 1 पे हमारे हार्ट अटैक को रिस्क को कम कर सकती है, वो है पत्तियाँ। अगर हमारे डे टू डे बेसिस पे हर दिन अगर हम हरी पत्तियाँ खाते हैं, और पत्तियाँ मतलब जो अगर हम कच्चे फॉर्म में खा सकें, जैसे हम धनिया की पत्ती खा सकते हैं, हम मूली की पत्ती खा सकते हैं, हम स्मूदी में पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे डे टू डे बेसिस में अगर इंक्लूडेड हैं, अगर हमारे हर दिन के आहार में जुड़ी हुई हैं। कितनी खानी चाहिए पत्तियाँ? तो एक सामान्य सी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जितना वजन है। अगर मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है, तो 70 किलो का मतलब ये है कि लगभग हम उसका 0.8% से लेकर के लगभग उसका डबल तक हम खा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है, तो 50 ग्राम से लेकर के 70 ग्राम 80 ग्राम तक पत्तियाँ मैं खा सकता हूँ। तो पत्तियाँ खाने का सबसे आसान सोर्स क्या है कि मैं अगर चटनी बना रहा हूँ तो चटनी में पत्तियाँ डाल सकते हैं, सलाद में पत्तियाँ डाल सकते हैं, और हरी पत्तियों की हम सब्जियाँ बना के खा सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों के अलावा जो चीज़ें हमें खानी चाहिए वो हमें खानी चाहिए होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स का मतलब क्या है कि जैसे आटा है, तो आटा क्या है? आटा होल ग्रेन नहीं है। नेचर ने हमको जो ग्रेन जिस फॉर्म में जैसे दिया है, हमको वो ग्रेन्स लेने चाहिए। जैसे हम स्प्राउट्स लेते हैं, तो स्प्राउट्स जो है अंकुरित अनाज जिसे हम कहते हैं, जैसे चने का स्प्राउट्स हो गया, मूंग का स्प्राउट हो गया, मोठ का स्प्राउट हो गया, मेथी का स्प्राउट हो गया, तो ये होल ग्रेन का सबसे एक प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर इस फॉर्म में हम हर दिन पे एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में अगर हम थोड़े से स्प्राउट्स लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में हार्ट अटैक को रोकने के लिए, क्योंकि ये पत्तियां और ये स्प्राउट्स, अगर आपको पुराना वीडियो याद होगा तो मैंने बताया था कि हमारी जो फाइब्रस कैप है, जो हमारी ऊपर की झिल्ली है जो ब्लॉकेज के ऊपर बनती है, इस झिल्ली को मोटा करने के लिए, झिल्ली को मजबूत करने के लिए स्प्राउट्स का और पत्तियों का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा जो भी हम ग्रेन्स लें वो होल फॉर्म में लें, चाहे भले उसको हम पका के खाएं, क्योंकि जब वो होल फॉर्म में होता है तो उसके सारे न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। नेचर ने जिस ग्रेन को जिस फॉर्म में जैसा बनाया है, हम वो लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा हमें लेने चाहिए सोक्ड नट्स। देखिए, नट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हार्ट अटैक को लेकर के लोगों के दिमाग में जो एक मिथ्या बनी हुई है, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो अगर किसी को ये डाउट दूर करना है तो एक बहुत ही प्यारी किताब है, उस किताब का नाम है द क्लॉट थिकनेस। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपका सारा दिमाग का ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये दूर हो जाएगा। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, हम जो डाइट लेते हैं, उसमें से नेचुरली नेचर ने बहुत सारे फूड ऐसे बनाए हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड भी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, जिसमें प्रोटीन भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नेचर ने जो भी फूड बनाया है, हर एक फूड में ये सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट अगर मैं नट्स की बात करूं तो नट्स में भी सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे समझने की चीज़ है कि 80-90% कोलेस्ट्रॉल तो हमारा बॉडी ही बनाता है। तो हमको जो खाने से मिलने वाला है कोलेस्ट्रॉल, वो तो बहुत कम होने वाला है। लेकिन इसमें जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो हर तरह के मिनरल्स हैं, तो ये मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नेचर ने बना करके उस सीड के अंदर, उस ग्रेन्स के अंदर, उस नट्स के अंदर पैक करके दिए हुए हैं। तो केवल हम फैट की बात नहीं कर रहे हैं, उसका जो बाकी न्यूट्रिशन है वो हमारे बॉडी की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है, हमको पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स लेने चाहिए, हमको वेजिटेबल्स लेने चाहिए इनफ क्वांटिटी में।
हम जूस भी ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल फॉर्म में फ्रूट्स को लेना या वेजिटेबल्स को लेना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। हम खाने को पका करके भी ले सकते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है हमें उसे अवॉइड करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कि मैदा हो गया, जैसे चावल हो गया, इससे बनी चीज़ें हैं, हमें जितनी कम से कम हो सके हमें उतनी कम करनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, मैंने पहले बताया आपको, सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है, और दूसरे नंबर पे जो हमको अवॉइड करना है वो है प्रोसेस्ड फैट। फैट हमारे लिए हार्मफुल वो है जो प्रोसेस होके आ रहा है, जो नेचर ने जैसा जिस फॉर्म में दिया हुआ है वो फैट हमारे लिए उतना ही अच्छा है अगर आप एक डिसेंट क्वांटिटी में खाते हैं। किसी भी चीज़ की एक्सेसिव क्वांटिटी हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी में यूज़ क्या है। और चूंकि इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ, रिसेंटली जो मैं अभी आपसे बुक का डिस्कस कर रहा था, द क्लॉट थिकनेस, उसमें कोलेस्ट्रॉल को लेकर के एक रिसर्च पूरी की पूरी जो उसमें मेंशन की गई थी, उसमें ये बताया गया था, और ये बहुत पुरानी रिसर्च नहीं, अभी शायद ये 2021 या 2022 की रिसर्च है। उसमें मोर्टेलिटी रेट और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लेकर के एक चार्ट बनाया गया था। उसमें ये बताया गया था कि मेंस और वुमेन्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है तो मोर्टेलिटी रेट कैसे अफेक्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो मोर्टेलिटी रेट कैसे अफेक्ट होती है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब 160 के नीचे जाने लगता है तो मेंस में मोर्टेलिटी का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगता है। उसी तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर 180 के ऊपर जाने लगता है तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर 180 के ऊपर जाने लगता है तो मोर्टेलिटी का रेट जो है बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज करता है, जब तक कि ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 के ऊपर नहीं जाता। 240 के ऊपर ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैन की मैं बात करूँ तो महिलाओं, अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर 160 से लेकर के अगर ये 240 की रेंज में है, हालांकि ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता। मैं अभी आपको जो बात बता रहा हूं, मैं आपको एक रिसर्च की बात बता रहा हूं, मैं गाइडलाइंस की बात नहीं बता रहा हूं। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी एक सेफ लेवल में हो, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें क्या नहीं खाना है, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, और हमें प्रोसेस नहीं फैट नहीं खाना है, जो चीज़ें पैकेट में बंद है, डब्बे में बंद है, वो नहीं खाना है। हमें एनिमल फूड नहीं खाना है, क्योंकि एनिमल फूड में जो एज मॉलिक्यूल होता है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड मॉलिक्यूल होता है, वो हमारी आर्टरीज को डैमेज करने लगता है। तो हमें इस तरह का फूड नहीं लेना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में इंसुलिन के लेवल को शूट कर देता है। जो इंसुलिन का लेवल जब शूट होता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो हमें इस तरह का फूड नहीं लेना है। और इसके अलावा जो एक चीज़ और हमें जो अवॉइड करनी है खाने के लिए, वो है दूध और दूध से बनी चीज़ों को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि दूध में जो है वो हमारे बॉडी में जो है वो IGF मॉलिक्यूल है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, वो हमारे बॉडी को ट्रिक कर देता है, जिससे हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करती है। तो दूध में से चर्बी निकालना ही बस पर्याप्त नहीं है। अक्सर हम केवल जब हम फैट को देखते हैं तो हम केवल उसके दूध को देखते हैं, तो दूध में केवल हम चर्बी तक ध्यान देते हैं कि उसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है IGF मॉलिक्यूल, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन को ट्रिक कर देता है। और इंसुलिन को ट्रिक करने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगती है, और इसकी वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है, और बाद में चल करके वो हमें मोटापा देके जाता है, हार्ट की बीमारी देके जाता है और हार्ट अटैक देके जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने बताई कि हमें खाने के लिए क्या करनी चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है, वो ये है कि हर दिन हमको कम से कम 30 मिनट और 8000 स्टेप्स पैदल चलना ही चलना चाहिए। और वो भी ये चलने का जो प्रोसेस है वो किसी खुले पार्क में हो, पेड़ों के बीच में हो, क्योंकि जब हम पेड़ों के बीच में चलते हैं तो जो एक प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है वायु चिकित्सा, तो हम अपने शरीर की वायु चिकित्सा करते हैं। तो एकदम हल्के कपड़े होने चाहिए। बेस्ट है अगर अपने गांव में हैं, अगर आप अपने गांव में हैं या आप अपने पार्क में हैं, अगर आपकी प्राइवेट जगह है तो आप केवल हाफ पैंट पहन के पूरे शरीर को खोल करके टहलिए, वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और आप किसी तरह का फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर दिन 8000 स्टेप्स ज़रूर पैदल चलिए। जितना ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं उतना अच्छा आपके हार्ट के लिए रहता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें मिस कर देंगे तो हमारे हार्ट की जो प्रॉपर एक ट्यूनिंग होती है वो मिस हो जाती है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो टहलने का काम है वो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में हैवी एक्सरसाइज मत करिए, मॉर्निंग में हल्के फुल्के प्राणायाम करिए, और अगर आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इंटेंसिव एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, तो आप शाम को कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट सनलाइट में बैठना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सनलाइट आपके कोलेस्ट्रॉल का इलाज है।
अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये मान के चलिए कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को जो इलाज है वो है सूर्य का प्रकाश। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो सनलाइट की जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये हमारे स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है उससे रिएक्ट करके हमारे लीवर में और हमारे किडनी में विटामिन D3 का निर्माण करती हैं। और ये विटामिन D3 जब हमारे शरीर में बनता है तो विटामिन D3 की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता है। हमारे आर्टरीज के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जो ब्लॉकेज बढ़ रही है वो रेट रुक जाता है। और विटामिन D3 की वजह से ही हमारी बॉडी, हमारा शरीर बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमको खाने से हमारे शरीर में तो जा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस करी कि आपके लिए सनलाइट कितनी यूज़फुल है। सनलाइट लेने का तरीका नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है, तो सनलाइट लेने का अपना एक तरीका है कि हमारे शरीर का जो खुला हुआ हिस्सा है, हमारा शरीर उस खुले हुए हिस्से से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप कपड़े पहन करके सनलाइट में बैठ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं, तो आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है। तो एक बात का ध्यान दीजिए, जब आप सनलाइट में बैठिए तो आपके शरीर में कोई तेल, क्रीम, पाउडर ये सब चीज़ें नहीं लगी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सनलाइट में बैठ चुके हैं तो उसके 2-2.5 घंटे तक आपको नहाना नहीं है, और 2-2.5 घंटे के बाद आपको नहीं नहाना है। और उसके बाद आप चाहें तो नॉर्मल आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। अगर आपका ठंडी का मौसम है तो आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। और बेस्ट तो ये है कि आप नहाने के बाद अगर सनलाइट में बैठें। सनलाइट में बैठने का जो असली टाइम होता है वो होता है 8, साढ़े 8 बजे के बाद। और अगर आपका जो ठंडी का मौसम है तो लगभग मान के चलिए 9-10 बजे के बाद का टाइम, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और जो सुबह की सनलाइट होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज उगता है तो वो सनलाइट हमारे लिए ज़रूरी होती है हमारे शरीर में इंफ्रारेड रेडिएशन देने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग के लाइट में इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। और जब सूरज थोड़ा 8, साढ़े 8 बज जाते हैं सुबह के, तो हमारे सन में जो रेडिएशन होता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे शरीर में विटामिन D3 के प्रोडक्शन के लिए में हमारी हेल्प करता है। जबकि सुबह सुबह का जो सनलाइट होता है, इंफ्रारेड लाइट होता है, वो हमारे बॉडी के हमारे हर एक सेल्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि उस इंफ्रारेड लाइट की वजह से हमारी सेल्स के अंदर एक मेलाटोनिन हार्मोन है जो कि स्लीप हार्मोन भी है, और ये बहुत ही पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन है। तो हमारे शरीर के हर एक सेल्स के अंदर जब ये इंफ्रारेड लाइट हमारी आँखों, क्योंकि आँखों के पीछे, रेटिना के पीछे जो सेल्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक गैंग्रीन सेल्स, जब उस पर वो लाइट पड़ती है तो वो लाइट जाकर के हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि हमारे बॉडी में जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज रुक जाता है, जिसमें हमारा हार्ट भी होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको सनलाइट के बारे में बताई। और जो पॉइंट नंबर 4 है, मैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करूंगा। अब मैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करूंगा, वो है प्रॉपर नॉलेज। अगर आपको हार्ट की बीमारी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी किसी भी ट्रैप में आ सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली आज के टाइम पे कोई एक अच्छा खासा पेशेंट किसी और रीज़न से भी हॉस्पिटल चला जाता है तो डॉक्टर उसकी एंजियोग्राफी कर देते हैं और बाद में उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। क्योंकि देखिए, ब्लॉकेज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। आप किसी भी इंसान को देखिए, मोस्टली आप 90% आज के टाइम पे आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि सभी के बॉडी में जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है वो ग्रो कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक रिसर्च आई थी जिसमें कि 6 ईयर से लेकर के 18 ईयर्स तक के बच्चों में करीब 3000 बच्चों के अंदर ये जब इसको डायग्नोज किया गया, देखा गया, तो ये देखा गया कि सभी बच्चों के अंदर, मतलब 100% जो हमारा ट्रायल डेटा था, जिस डेटा को हमने लिया, जिन बच्चों को लिया, तो हमने देखा सभी बच्चों के अंदर एक भी बच्चे ऐसे नहीं थे जिनके बॉडी में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये समझने वाली चीज़ है कि जब अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि जो मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में जाकर के एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक को ग्रो कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकेज ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाले टाइम में सारे लोग, मतलब जितने लोग इस धरती पे हैं, सारे लोगों को एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, या शहरों में जितने लोग रहते हैं सभी को एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। और बहुत लोग ये जानते हैं कि एंजियोप्लास्टी केवल इस दुनिया की एक शुरुआत है। आज आपको एक स्टंट लगता है, फिर आपको हर दूसरे तीसरे साल फिर से प्रॉब्लम होती है, और मोस्ट ऑफ लोगों को दिक्कत होती है। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं कि जिनको एक बार एंजियोप्लास्टी हो गया और इसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ नॉर्मली जिए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अपना नॉलेज बेस बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम वेबिनार्स करते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा हमारे जो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आते हैं, आप उस वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये वीडियोस जो मैं लेके आता हूँ या तो ये मेडिकल की बुक से आते हैं, या अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल से निकल के आते हैं, या जो हार्ट के पेशेंट अल्टरनेटिव तरीके से ठीक होते हैं, क्योंकि हम अपने वीडियोज़ में पेशेंट्स का फीडबैक भी शेयर करते हैं।
तो मेरा एडवाइस ये होगा कि आप अपने नॉलेज बेस को अच्छा करें। जो चीज़ें इतने सालों से सारी दुनिया भर के डॉक्टर्स बताते आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को अगर आप आंख मूंद के भरोसा कर लेंगे तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो बाकी दुनिया के लोगों को मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ जुड़ के रहेंगे उतना अच्छा अपने आप को आप बचा सकते हैं, उतना अच्छा आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो केवल और केवल डॉक्टरों के नॉलेज के अलावा इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम को भी सीखिए, आप नेचुरोपैथी को सीखिए, आयुर्वेदा को सीखिए, होम्योपैथी को सीखिए, कुदरत के पास जाइए जहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज आज की डेट में 90 साल है, 100 साल है, ना तो उनको कोई प्रॉब्लम हुआ, ना तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत हुई। ऐसे भी कितने ही लोग हैं जिनकी एज, जिनको कभी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कोई एंजियोप्लास्टी नहीं कराई, कोई बाईपास की, जिन्होंने कोई दवाई तक नहीं खाई। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ और इस बात को बीते हुए 20 साल 30 साल हो गया और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखिए, हर चीज़ को ये कह देना कि उसकी किस्मत थी, वो तो एक्सेप्शनल केस था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमें ये सीखना चाहिए कि जो आदमी ठीक हुआ है वो खाता क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, वो उठता कितने बजे है, उसका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है। क्योंकि उन चीज़ों को सीख करके उसको अपने जीवन में अपना करके जो रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं वही रिजल्ट्स मुझे भी मिलेंगे। एक आदमी को अगर ब्लॉकेज हो गई, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसको हम केवल किस्मत में नहीं छोड़ सकते कि उसकी किस्मत अच्छी थी, जब तक कि हम उसको अच्छे से जानते नहीं, राइट। तो ये कहना कि मेरा उसका एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ, वो अभी तक बचा हुआ है, उसकी किस्मत अच्छी है, मैं पर्सनली इस बात से सहमति नहीं रखता। क्योंकि मैं पेशेंट का जब कंसल्टेशन करता हूँ तो 1 घंटे का टाइम लेता हूँ, तो उसकी मैं पूरी पास्ट हिस्ट्री निकाल के लेके आता हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर किसी पेशेंट को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो पीछे 1 घंटे का जो मेरा टाइम होता है ना, वो मुझे उस चीज़ को समझने में हेल्प करता है। तो एनीवेज, ये मैंने नॉलेज बेस के बारे में बताया। आप भी अपना नॉलेज बेस अच्छा कीजिए। ब्लॉकेज से डरने की जरूरत नहीं है। ब्लॉकेज को पहले समझिए, हार्ट अटैक को समझिए कि हार्ट अटैक क्या होता है। जो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होती है, 80, 90, 100 की ब्लॉकेज होती है, उसमें हार्ट अटैक आने का रिस्क उतना ही कम होता है। लेकिन लोगों को ठीक इसका उल्टा पता है। जो ब्लॉकेज बहुत छोटी होती है उसकी वजह से हार्ट अटैक आने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी हार्ट अटैक के रिस्क को बिल्कुल कम नहीं करती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया भर के क्लिनिकल डेटा में प्रूव हो चुका है। पिछले 50 सालों में जो ट्रायल हुए, करेज ट्रायल हुआ, फेम ट्रायल हुआ और सीमिक हार्ट ट्रायल जो 2019 में पब्लिश हुआ, उसमें ये बात बताई गई है, दिखाई गई है कि स्टेबल पेशेंट, जिनको की कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, जो चलते हैं, पेन होता है, रुक जाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, उनको एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी करने से कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता। उनको ये सर्जरी करने से बिल्कुल वही फ़ायदा होता है जो आपको दवाई देने से होता है, और सर्जरी करने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी कम नहीं होता। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे डॉक्यूमेंटेड हैं, राइट। तो ये मैंने आपको नॉलेज के बारे में बताया। आप अपना नॉलेज अपडेट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, जब आप इसको डालेंगे एज ए रिसर्च पेपर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। ये मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, और ये चीज़ थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी है, थोड़ी सी नेचुरल भी है, कि आप हर दिन 15-15 मिनट का प्राणायाम ज़रूर करें। सुबह का टाइम प्राणायाम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। प्राणायाम के जो रिजल्ट्स हैं, प्राणायाम के जैसे पतंजलि है, उन्होंने प्राणायाम को लेकर के कई सारे क्लिनिकल ट्रायल किए और उन्होंने इस पूरे डेटा को पब्लिश भी किया। और अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम करते हैं, तो आप हर दिन करीब 15 मिनट का अनुलोम विलोम और 15 मिनट का कपाल भारती और डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। तो सुबह वॉकिंग के साथ में आप 30 मिनट की वॉकिंग करते हैं, पर 15 मिनट का टाइम ये भी लेके चलिए। और अगर आपको प्राणायाम करने का जो बेस्ट प्लेस हो सकता है वो हो सकता है, अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं तो पार्क में जाके प्राणायाम कीजिए। कोशिश कीजिए घर में बैठ के प्राणायाम ना करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, पर अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो 1 घंटे के लिए जाइए, आधे घंटे आप वॉक कीजिए और आधे घंटे में आप 15-15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, कपाल भारती, आप थोड़ा सा उज्जयी प्राणायाम भी कर सकते हैं 3 से 5 मिनट के लिए, और इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। तो अगर आप 15 से 20 मिनट के लिए छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो मैं आपको रिग्रेस एक्टिविटी, ज़्यादा हार्ड व्यायाम या योगा करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप 15-15 मिनट प्राणायाम करते हैं तो केवल आपके हार्ट अटैक के खतरे को नहीं, बल्कि हार्ट अटैक के साथ साथ में आपके और भी पता नहीं कितनी बीमारियां, चाहे आपका मोटापा हो, चाहे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कैंसर से रिलेटेड बॉडी में कोई कैंसर सेल्स ग्रो कर रही हो, चाहे आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, किसी भी तरह के रिस्क को आप देखेंगे कुछ ही दिन में वो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म होने लगती हैं। प्राणायाम के बारे में एक चीज़ कही जाती है, और व्यक्तिगत रूप से मैं पता नहीं कितने ऐसे पेशेंट से मिल चुका हूँ जो असाध्य से असाध्य बीमारियों को प्राणायाम से ठीक कर लेते हैं। किसी भी बीमारी को, चाहे वो साध्य हो या असाध्य हो, 95% तक केवल प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। तो प्राणायाम को अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनाइए
कि कुछ चीज़ आपके साथ रहे या ना रहे, ये आदत आपके साथ ज़िंदगी भर रहे और ये आपको हार्ट अटैक से बचाने में इतना बड़ा रोल प्ले करेगी कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ। इसका पार्ट 2 के लिए आप इंतज़ार करिए। पार्ट 2 में हम और भी कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको हार्ट अटैक से बचाने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।